ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द MLS अकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का CSR का जो एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ है जून और जुलाई 2024 के सेशन में, आइदर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, आई होप अच्छा हुआ होगा। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अभी जो रिसेंट आपका पेपर हुआ है उससे रिलेटेड पेपर का डिस्कशन मैं लाया हूं। ये डिस्कशन का जो सीरीज़ होगा अलग अलग पार्ट्स में आएगा, डिफरेंट यूनिट्स के बेसिस पर। तो आज मैं लेकर आया हूं मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पार्ट का, CSIR नेट जून जुलाई 2024 के पेपर का। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा है CSIR आजकल, और मैं आप सभी से कहूँगा कि आप सभी लोग डिटेल में पढ़िए, बहुत ज़्यादा बेसिक पे ना जाइए, जितना ज़्यादा डिटेल हो सकता है उतना पढ़िए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में यही वक्त की डिमांड है। उसमें मैं भी आपकी मदद करूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है लैक ऑपेरॉन से। लैक ऑपेरॉन जो बैक्टीरियल रेगुलेशन का पार्ट है फंडामेंटल प्रोसेस या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैंने अपने योद्धा बैचेस में भी ये कवर किया है इन अ ग्रेट डिटेल MLS अकेडमी पे। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द लैक ऑपेरॉन इन ई कोलाई इज इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको ई कोलाई के अंदर जो लैक ऑपेरॉन है उससे जुड़े हुए और या उससे संबंधित गलत बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहता है? पहली कहता है आपकी स्टेटमेंट ये द लैक ऑपेरॉन इज कंट्रोल्ड बाय बोथ द लैक रिप्रेसर एंड द एक्टिवेटर प्रोटीन कैप। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लैक ऑपेरॉन जो है लैक रिप्रेसर से कंट्रोल होता है और CRP या कैप प्रोटीन कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन से कंट्रोल होता है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। द लैक ऑपेरॉन इज हाईली एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन बोथ लैक्टोज एंड ग्लूकोज आर एब्सेंट। ये कहता है जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही एब्सेंट हो तो हाईली एक्सप्रेस करता है आपका लैक ऑपेरॉन। देखो ये स्टेटमेंट हमारी यहां पर गलत है। कैसे गलत है ये? लैक्टोज अगर एब्सेंट होगा तो ऑब्वियसली लैक ऑपेरॉन तो चलने वाला है ही नहीं, क्योंकि लैक्टोज के आने से ही रिप्रेसर हटता है ऑपरेटर से। ठीक है, यहीं पे गलत हो गया ये। ग्लूकोज के एब्सेंट होने से भी आपका ये नहीं कर पाएगा इतने अच्छे से काम। हालांकि ग्लूकोज एब्सेंट है तो एक तरह से ये अच्छी बात है, बट यहाँ पे ये लैक्टोज को भी कंसिडर कर रहा है, तो इस केस में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने जा रही है, कुछ भी नहीं होगा इस केस में। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है? The lac operon is highly expressed only when the lactose is present and glucose is absent। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ग्लूकोज अगर एब्सेंट होगा तो ग्लूकोज इफेक्ट नहीं आएगा, कैटाबोलाइट रिप्रेशर नहीं आएगा, और अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो रिप्रेसर को हटा पाएगा ऑपरेटर से और इजीली ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो गलत बतानी थी, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। छोटा सा स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं मैं अपनी क्लासेस से आपके लिए, क्योंकि क्या है कि देखो पेपर के डिस्कशन की वीडियो में डिटेल में सब कुछ ले पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम सीधे फोकस करेंगे मेन पॉइंट पे। बाकी की डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप मेरे कोर्सेज में जाके पढ़ सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर है 9643992289। तो इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अपने नाम के साथ, आपकी जो भी क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखो इस टेबल में आप देख पा रहे हो ध्यान से, अलग अलग सिनेरियो दिए हैं। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन जो होगी वो बेसल लेवल की होगी। बेसल लेवल का मतलब है बहुत ही कम, नेग्लिजिबल नाम की ट्रांसक्रिप्शन होगी, बट होगी। देखो ग्लूकोज अगर होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज के होने से साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। साइक्लिक एएमपी कम होता है तो कैप प्रोटीन कम हो जाता है। ठीक है, ये इफेक्ट इसका आता है, और कैप प्रोटीन बहुत जरूरी होता है लैक ऑपेरॉन के लिए, ये एक एनहांसर की तरह काम करता है। लैक्टोज अगर प्रेजेंट होगा तो ऑपरेटर क्लियर होगा आपका, रिप्रेसर काम नहीं करेगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जिसमें जो ट्रांसक्रिप्शन है वो थोड़ी थोड़ी होगी। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे चलेगी, बेसल लेवल। अगला सिनेरियो, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है तो ग्लूकोज के प्रेजेंट होने से कैप नहीं होगा,
साइक्लिक एमपी नहीं होगा। लैक्टोज अगर नहीं है तो ऑपरेटर ब्लॉक रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अगला सिनेरियो, ग्लूकोज अगर एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज अगर एब्सेंट है तो इस केस में साइक्लिक एमपी की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। कैप प्रोटीन एक्टिव रहेगा। कैप प्रोटीन एक प्रकार का एनहेंसर है, याद रखना। एनहेंसर मतलब इट इज अ पॉजिटिव रेगुलेटर, ये ट्रांसक्रिप्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है अगर ये होता है तो, अगर ये एक्टिव होता है तो। और अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर को हटा देगा वो ऑपरेटर से। तो सारी चीजें अपने मतलब की आ जाएंगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग करेगा प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन हाई लेवल पे चलेगी। लास्ट सिनेरियो जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ग्लूकोज नहीं, लैक्टोज नहीं। अगर ग्लूकोज नहीं तो ऑब्वियसली कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव रहेगा, बट लैक्टोज यहां पे नहीं है। और लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर को कौन हटाएगा? कोई नहीं, रिप्रेसर बैठा रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने जा रही। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखो क्या आया है। देखो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक से आप मान सकते हो इसे। तो देखो क्वेश्चन कहता है, अ रिसर्चर ओवर एक्सप्रेस द फुल लेंथ जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ राइस गैप डीएच। गैप डीएच एक एंजाइम होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में एक हाउसकीपिंग जीन होता है। हाउसकीपिंग जीन का मतलब जो ऑलवेज एक्सप्रेस करते हैं सेल में। क्लियर? तो राइस का फुल लेंथ गैप डीएच लिया है इस पर्सन ने, राइस का, और एक्सप्रेस कराया है फुल लेंथ अंडर द प्रमोटर ऑफ CAMV35S, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस प्रमोटर। इट इज अ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। तो इसके साथ इसको एक्सप्रेस कराया है, लेकिन जिसका मतलब है कि प्रमोटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं इसे तो देख सकते हो आप, ये है CAMV का प्रमोटर, और इसके साथ क्या अटैच कर दिया है? इसके साथ अटैच कर दिया है गैप डीएच। ठीक है, आगे बोलता है इन ट्रांसजेनिक राइस, ट्रांसजेनिक राइस में इसे एक्सप्रेस करवा रहे हैं। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू कंफर्म ट्रांसजेनिक लाइंस यूजिंग PCR। अगर आपके पास ट्रांसजेनिक लाइंस हैं, यानी प्लांट है, उनके सेल्स हैं आप पे, और आप कंफर्म करना चाहते हो कि ये ट्रांसजेनिक है या नहीं, तो कैसे कंफर्म करोगे? देखो, गैप डीएच जो होगा प्लांट में पहले से मिलेगा, यानी गैप डीएच प्लांट का खुद का भी होता है। तो हमें कोई एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई ये जो प्लांट है हमारा ही ट्रांसजेनिक प्लांट है, वाइल्ड टाइप नहीं है। तो इसके लिए आप दो तरह से प्राइमर डिजाइन कर सकते हो। एक प्राइमर आप डिजाइन कर सकते हो यहाँ पे जो होगा कॉलीफ्लावर मोजाइक प्रमोटर के लिए स्पेसिफिक फॉरवर्ड प्राइमर। दूसरा आप डिजाइन कर सकते हो जो गैप डीएच के लिए स्पेसिफिक होगा, क्योंकि प्रमोटर अगर गया होगा ट्रांसजेनिक लाइन में तो आपका पीसीआर में एम्पलीफाई होगा, अदरवाइज बैंड नहीं आएगा आपका पीसीआर में। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा 4, यूजिंग CAMV प्रमोटर स्पेसिफिक फॉरवर्ड एंड गैप डीएच स्पेसिफिक रिवर्स प्राइमर। देखो इसमें एक ऑप्शन और भी बना सकते हो आप चाहो तो, वो आपका हो सकता है कि अगर आप गैप डीएच के प्राइमर्स ले लो एक्सॉन स्पेसिफिक, बट यहां पे प्रॉब्लम ये आ जाएगी, उससे आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि ये गैप डीएच जो एम्पलीफाई हुआ है ये आपका स्पेसिफिक ट्रांसजेनिक है या ये प्लांट का खुद का है। यहां पे ये चीज आ सकती है, इसीलिए ऑप्शन 4 ज्यादा बेटर है यहां पे। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर रिक्रूटेड ड्यूरिंग डीएनए डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए रिपेयर पे डिटेल क्लासेस ली है मैंने अपने कोर्सेज में, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपेयर जो होते हैं, उसी में से एक पूछ रहा है। ये एक रिपेयरिंग सिस्टम होता है जिसका नाम होता है रेक ABCD पाथवे, या रेक BCD भी बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर पूछ रहा है ये कि भाई इसका ऑर्डर क्या होता है। तो आमतौर पे ये जो आपका पाथवे है कब चलता है, जब देयर इज ए डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक का मतलब होता है दोनों ही स्ट्रैंड ब्रेक हो चुके, तो उस केस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स आते हैं। सबसे पहला आपका आता है रेक BCD, तो पहले आपका रेक BCD आते हैं।
मैंने अपने कोर्सेज में डिटेल में बताया है कि ये प्रोटीन क्या काम करते हैं, क्योंकि अभी टाइम की शॉर्टेज है तो मैं हर प्रोटीन की डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अलग से आप उसको क्लास में समझ सकते हैं। पहले रेक बीसीडी आता है जो रिकॉग्नाइज करता है डबल स्ट्रैंडेड निक को। फिर इनमें रेक बीसीडी में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो मूव करते हैं अलोंग द डीएनए, ठीक है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आगे मूव करते हैं, करते 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 इन्हें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलता है जिसे बोला जाता है काई सीक्वेंस या काई साइट। ये वहां पे जाके रुक जाते हैं। रुकने के बाद ये रिजॉल्व करते हैं उस डीएनए को, और रिजॉल्व करने के बाद पिक्चर में एंट्री मारता है दूसरा प्रोटीन जिसका नाम है रेक ए। रेक ए जो होता है वो स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट करता है, और आगे चल के फिर फाइनली लाइगेज और पॉलीमरेज आते हैं जो जोड़ देते हैं डीएनए को, ठीक है। तो यहां पे जो आपका सही ऑर्डर बनना चाहिए वो बनना चाहिए, पहले तो आपके आएंगे रेक बीसीडी, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, अब या तो तीसरा या चौथा है। फिर आता है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी। तो एसएसबी भी जरूरी होते हैं, वो पकड़ के रखते हैं आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स को। एंड उसके बाद फिर आता है रेक ए, और रेक ए के बाद आएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज जो आपका गैप है उसे भर देगा, और फिर आएगा लाइगेज जो आपस में जोड़ देगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द करेक्ट सेट ऑफ कंपोनेंट्स फॉर एसेइंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी आप करना चाहते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको पता ही होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। आरएनए से डीएनए बना देना, उल्टा कर देना, और इसे करता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चाहिए, किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो सिंपल है, हो सकता है लेबोरेटरी में आपने किया हो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंजाइम जो बनाएगा आरएनए से डीएनए। आपको चाहिए आरएनए टेम्पलेट, आरएनए से डीएनए बनाने के लिए। आपको चाहिए बफर जिसमें एंजाइम वर्क करेगा एफिशिएंटली। आपको चाहिए डीएनटीपी, डीएनटीपी का मतलब डीऑक्सी, क्योंकि आप आरएनए से डीएनए बना रहे हो, ना कि ऑक्सी। ऑक्सी का मतलब न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, वो नहीं चाहिए, डीऑक्सी चाहिए। सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर्स, ये प्राइमर हमारे डीएनए प्राइमर्स होते हैं, रैंडम हेक्सामर्स बोलते हैं इन्हें, रैंडम प्राइमर्स लेबोरेटरीज में आते हैं, ठीक है। ये सब आपको चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये आपका किस ऑप्शन में मिल रहा है। पहला ऑप्शन आरएनए प्राइमर, नो, आरएनए प्राइमर हमें नहीं चाहिए। डीएनटीपी, बफर, प्राइमेज, डीएनए टेम्पलेट, गलत स्टेटमेंट है। दूसरी डीएनए प्राइमर, एनटीपी एंड डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट नहीं, आरएनए टेम्पलेट चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 3, डीएनए प्राइमर यस, डीएनटीपी यस, बफर यस, आरएनए टेम्पलेट यस, क्योंकि आरएनए से डीएनए बनाना है आपको, ठीक है। और प्राइमर डीएनए प्राइमर चाहिए, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हो, ये सेल के अंदर नहीं कर रहे, आप सेल से बाहर कर रहे हो। कोई पूछेगा मेरे से कि सर आरएनए प्राइमर क्यों नहीं ले रहे, आरएनए प्राइमर सेल के अंदर चाहिए हमें, सेल के अंदर रिक्वायरमेंट होती है उसकी, सेल के बाहर तो डीएनए प्राइमर से काम चल जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट आरएनए प्राइमर, ये गलत हो गया, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। देखिए सवाल क्या कहता है, आई एम सॉरी, अ डीएनए मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए। तो कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए वो कंप्लीटली ट्रांसक्राइब हो गया है इनटू एमआरएनए, ठीक है, पूरी तरह हो चुका है एमआरएनए में। आगे बोलता है द बेस कॉम्पोजिशन ऑफ द डीएनए टेम्पलेट इज, तो डीएनए टेम्पलेट की बेस कॉम्पोजिशन ये दे रहा है, जी की दे रहा है 24.1%, सी की दे रहा है 18.5%, ए की दे रहा है
24.6% और थाइमीन की दे रहा है 32.8%। ये डीएनए के अंदर कंपोजिशन दे रहा है बेसिस की। अब ये पूछता है जो आरएनए बना है नया, उसमें बताओ कितने ए हैं, कितने यू हैं, कितने सी हैं और कितने जी हैं। तो देखो सिंपल है बिल्कुल, डीएनए में जितने हमारे बेसिस होंगे आरएनए में भी उतने ही बेसिस आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए में अगर एडेनाइन 1 है यानी 1% है, तो आरएनए में भी आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा इसका यूरासिल वो भी 1% आएगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा वो उतना ही आएगा परसेंटेज के टर्म्स में। डीएनए में जितना थाइमीन है, फॉर एग्जांपल 1% थाइमीन है, तो थाइमीन का एडेनिन आरएनए में भी 1% ही आएगा। डीएनए में ग्वानीन अगर 1% है तो आरएनए में साइटोसिन 1% आएगा। उसी प्रकार साइटोसिन 1% है डीएनए में, तो आरएनए में भी ग्वानीन 1% ही आएगा। यानी सब कुछ उतना ही आएगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस के आधार पे। तो आप देख लो, आप आंसर बताओ कौन सा होगा। देखो कहीं से भी शुरू कर लेते हैं, ग्वानीन ले लेते हैं। ग्वानीन जो था डीएनए में 24.1% है, तो साइटोसिन कितना होगा ग्वानीन की जगह 24.1%, तो साइटोसिन 24.1% आएगा। उसी प्रकार डीएनए में साइटोसिन 18.5% था, तो ग्वानीन भी 18.5% ही आएगा। उसी प्रकार अगर आप देखो थाइमीन डीएनए में 32.8% था, 32.8, तो एडेनिन भी हमारा कितना आएगा 32.8%। और इसी प्रकार अगर एडेनिन 24.6% था तो यूरासिल भी 24.6% आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बहुत। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी मैंने पढ़ाया है अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कोर्स के अंदर, योद्धा बैच में, योद्धा 3.0। तो अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 9643992289। तो इस पे आप व्हाट्सएप कर देंगे मुझे अगर आपको बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा जो मेरी ऐप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। और अगर आप इनमें से कुछ भी ना कर पाए तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपके सब्सक्रिप्शन से भी बहुत हेल्प होती है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, छठा सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग राइबोसोम एसोसिएटेड क्वालिटी कंट्रोल डैमेज ऑफ एमआरएनए। देखो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एमआरएनए क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब शॉर्ट में समझाता हूं। एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं आरएनए सर्विलेंस या आरएनए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, आरक्यूसी। ये सिस्टम जो होता है, ऐसा सिस्टम होता है, ये चाहता है कि जो आरएनए बन रहा है एमआरएनए सेल में, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, उसमें कोई म्यूटेशन ना आए, वो खराब ना हो। क्योंकि अगर वो खराब हो गया, उसमें म्यूटेशन आ गया, तो प्रोटीन में भी म्यूटेशन आ जाएगा, और अगर प्रोटीन के लेवल पे म्यूटेशन आया तो डिजीज हो जाएगी। तो इसीलिए सेल इस बात को इंश्योर करता है कि एमआरएनए की क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई एरर ना हो, कोई बेस गलत ना हो, जिससे आगे चल के ड्रास्टिक या डेंजरस इफेक्ट उसके ना आए। और अगर ऐसा कुछ मिलता है सेल को तो वह एमआरएनए को मार देता है, कट करवा देता है। इसे कहते हैं एमआरएनए डीके। ये मैंने क्लास में करवाया और सीएसआईआर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो सवाल क्या कहता है, ये कहता है इनमें से कौन सा नहीं है राइबोसोम एसोसिएटेड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डैमेज एमआरएनए, कौन सा नहीं है। तो देखो कौन कौन सा है। पहला देखो एमआरएनए डिग्रेडेशन। यस, एमआरएनए डिग्रेडेशन वन ऑफ द कॉमन है। अगर एमआरएनए की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसे कट करवा देता है सेल, खत्म एमआरएनए। ठीक है, ये है। दूसरा नेसेंट प्रोटीन डिग्रेडेशन, ये भी है। अगर एमआरएनए में कोई खराबी है तो प्रोटीन भी खराब आया, तो प्रोटीन को भी डिग्रेड करवाओ, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तीसरा डिसएंगेजमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम एमआरएनए, मतलब जो राइबोसोम होगा वो एमआरएनए पे बाइंड कर रहा होगा और प्रोटीन बना रहा होगा,
तो जब उसे पता चल जाएगा सेल को कि भाई ये एमआरएनए गलत है, तो वो राइबोसोम को इंस्टॉल करवा सकता है। इंस्टॉल का मतलब है रोक सकता है वहीं पर या हटा सकता है। इसे कहते हैं डिसएंगेजमेंट। एमआरएनए से अलग कर दिया ताकि एमआरएनए को डिग्रेड कर सके। ऑलराइट, ये भी है। फोर्थ कहता है राइबोसोम एमआरएनए मोनोसोम डिग्रेडेशन, मतलब आप राइबोसोम को भी डिग्रेड कर दो और एमआरएनए को भी कर दो। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों भाई? राइबोसोम को डिग्रेड करके क्या होगा? राइबोसोम की तो कोई गलती नहीं है उसमें, एमआरएनए की क्वालिटी खराब है, राइबोसोम की थोड़ी है। तो राइबोसोम की डिग्रेडेशन में नहीं आता है क्वालिटी कंट्रोल एमआरएनए का। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बाकी आप क्लास में भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोट्स में यानी मैमल्स में, मैमेलियन सेल में, ईस्ट में, डीएनए रेप्लिकेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू एस फेज ऑफ द सेल साइकिल बिकॉज। तो ये कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट में सिर्फ एस फेज में ही होती है, वहीं पर ही होती है और कहीं नहीं होती। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बैक्टीरिया के अंदर तो सेल साइकिल होती नहीं है, वहां तो कहीं पर भी शुरू हो जाती है रेप्लिकेशन और 24 घंटे होती रहती है, एवरी टाइम। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन करने का स्पेसिफिक समय है, एस फेज। वाई? तो देखो, हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैंने क्लास में डिस्कस किया है अपनी, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप योद्धा 3.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दिसंबर 2024 जो लॉन्च हो चुका है। उसकी डिटेल नीचे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9643992289, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी डिटेल ले सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। देखो, एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेप्लिकेशन लाइसेंसिंग सिस्टम। रेप्लिकेशन लाइसेंसिंग सिस्टम का मतलब होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये इस बात को एंश्योर करता है कि रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एस फेज में हो और कहीं ना हो। तो इसके लिए लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस का मतलब है एक सिग्नल मिलता है ओके का या ऑन का, जो सिर्फ एस फेज में ही होता है। और वो सिग्नल किस चीज का होता है? वो सिग्नल होता है हेलिकेज का, MCM227 हेलिकेज। ये जो हेलिकेज होते हैं, आपको पता है, डीएनए को अनवाइंड करते हैं और रेप्लिकेशन करने के लिए अनवाइंड करना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे सिस्टम के अंदर ये जो हेलिकेज होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एस फेज में ही एक्टिवेट होते हैं। इनका एक्टिवेशन सिर्फ एस फेज में होता है। एक्टिवेशन का मतलब ये हेलिकेज जो है अनवाइंडिंग जो करते हैं एस फेज में ही करते हैं और किसी फेज में नहीं करते। तो अनवाइंड जब होता है डीएनए तभी रेप्लिकेट भी हो पाता है। ये है इस चीज का मेन रीजन। इसके साथ और भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लाइक ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, अदर प्रोटीन। वो आप मेरे कोर्स में जाके भी पढ़ सकते हो डिटेल में, या कभी मैं यहाँ पे भी बता दूंगा। तो देखो ऑप्शन क्या कहता है, डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट ओनली इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज ओरिजिन ओनली इन द एस फेज। ये भी गलत है, एस फेज में नहीं करता, वो उससे पहले कर लेता रिकॉग्नाइज। थर्ड, MCM हेलिकेज, MCM हेलिकेज एक्टिवेटेड इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। यस, MCM हेलिकेज सिर्फ एस फेज में एक्टिवेट होते हैं। फोर्थ, MCM हेलिकेज गेट्स एक्टिवेटेड इन द G1 ऑफ द सेल साइकिल। ये गलत है। तो सही आंसर क्या है? थर्ड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स। देखो, न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ते हैं, मैंने क्लास ली है, आप चाहो तो देख लेना, यूट्यूब पर क्लास है, बिल्कुल फ्री। बार बार बोलता हूं, फ्री क्लासेस है। और क्लासेस का टॉपिक है जीनोम, जीनोम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से। अगर यूट्यूब पे नहीं मिलती तो मेरी ऐप पर मिल जाएगी, MLS अकेडमी पे। डिटेल में पढ़ाया सब कुछ मैंने वहां। तो न्यूक्लियोसोम को कंट्रोल करते हैं दो तरह के प्रोटीन्स, एक होते हैं न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स और एक होते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स। जो रीमॉडलर्स होते हैं वो न्यूक्लियोसोम की पोजीशन बदलते हैं। जैसे न्यूक्लियोसोम को हटा दिया एक जगह से दूसरी जगह, न्यूक्लियोसोम को स्लाइड कर दिया, पोजीशन शिफ्ट कर दी, वगैरह वगैरह। न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर जो होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन को केमिकली मॉडिफाई करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन,
सुमोइलेशन वगैरह वगैरह, वो होते हैं मॉडिफायर्स, या रिमूव कर देते हैं एसिटाइल ग्रुप को। तो इनमें भी कई कैटेगरी आती है, लाइक आपने सुना होगा रीडर्स, राइटर्स, इरेजर्स। रीडर मतलब वो होता है जो रीड करता है कि हिस्टोन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप है, मिथाइल है, रीड करता है। राइटर जो होता है वो लगाता है केमिकल ग्रुप को, जैसे न्यूक्लियोसोम पे एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, राइबोसाइलेशन कर दी। और इरेजर्स होते हैं जो रिमूव कर देते हैं, एसिटाइल ग्रुप हटाया, मिथाइल हटाया। तो आपको बताना रीमॉडलर्स, पहला ऑप्शन मिथाइलेट हिस्टोन, ये स्टेटमेंट गलत है। मिथाइलेशन करने वाले मॉडिफायर्स होते हैं। सेकंड एसिटाइलेशन, ये भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट डिग्रेड हिस्टोन, ये भी गलत है, डिग्रेड करने वाले भी रीमॉडलर्स नहीं होते। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्रिएट डीएनएज 1 हाइपर सेंसिटिव साइट्स। देखो डीएनएज 1 हाइपर सेंसिटिव साइट्स का ये मतलब होता है कि अगर किसी डीएनए पर न्यूक्लियोसोम बाइंड है तो वहां पे एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनएज 1, ये डीएनए को कट करता है। तो अगर किसी डीएनए पे न्यूक्लियोसोम है तो डीएनएज 1 उसको कट नहीं कर सकता। डीएनएज 1 कैन नॉट कट अगर वहां न्यूक्लियोसोम है। तो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर क्या करते हैं, न्यूक्लियोसोम को हटा देते हैं डीएनए पर से, जिससे डीएनए नेकेड हो जाता है, एक्सेसिबल हो जाता है, और डीएनए 1 वहां पे कट कर सकता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, डीएनएज 1 की हाइपर सेंसिटिव साइट कहलाती है वो जगह जहां पे वो कट कर सके। तो मॉडलर ये काम करते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग, न्यूक्लियोसोम स्लाइड कर दिया, एडजस्ट कर दिया, न्यूक्लियोसोम को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ये सब रीमॉडलिंग में आता है। एक और क्वेश्चन आया देखो एग्जाम में, ये भी मैंने क्लास में कवर किया है, जीनोम की क्लास में मिलेगा आपको ये, और कैंसर बायोलॉजी में, सेल सिग्नलिंग में भी है। आपके एक साइड दिए गए हैं इंटरेक्शन डोमेन। इंटरेक्शन डोमेन का मतलब कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं दूसरे प्रोटीन से या दूसरे केमिकल ग्रुप से, उनके अलग अलग नाम होते हैं, और इनके सामने दी गई है बाइंडिंग साइट्स। तो SH2 डोमेन, SH2 डोमेन के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, सेल सिग्नलिंग में पढ़ते हैं हम, ये प्रोटीन के ऊपर टायरोसिन जो होता है, और टायरोसिन जब फॉस्फोरिलेट हो जाता है तो ये इसके साथ बाइंड करते हैं। ये सेल सिग्नलिंग में भी बहुत आते हैं, SS2 डोमेन, सार्क होमोलॉजी डोमेन। तो ये बाइंड करेगा फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन पे, तो ए जाएगा हमारा फर्स्ट के साथ। फिर आता है SH3 डोमेन। SH3 डोमेन बाइंड करते हैं प्रोलीन रिच अमीनो एसिड प्रोटीन से, तो ये जाएगा हमारा 3 के साथ। फिर आएगा PH डोमेन, प्लेक्सट्रीन होमोलॉजी डोमेन, सेल सिग्नलिंग में पढ़ा है मैंने ये बाइंड करते हैं चार्ज्ड हेड ग्रुप के साथ, फॉस्फोआइनोसिटाइड यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड करते हैं, तो ये हमारा सेकंड के साथ। और D जो है PTB होता है फॉस्फोटायरोसिन बाइंडिंग डोमेन। तो दोस्तों नाम में पता लग रहा है फॉस्फोटायरोसिन यानी फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन से बाइंड करेगा और 1 के साथ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो जैसे आप यहां भी देख सकते हो इस पर्टिकुलर इमेज में, यू कैन सी हियर, इंसुलिन की सिग्नलिंग में ये प्रोटीन आते हैं। तो देखो आप देख सकते हैं ये इंसुलिन का रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर से जैसे इंसुलिन बाइंड करता है ये रिसेप्टर फॉस्फोरिलेट हो जाता है। फॉस्फोरिलेट होता है ये टायरोसिन अमीनो एसिड पे। तो देखो यहाँ पे बाइंड कर रहा है PTB, यहाँ पे बाइंड कर रहा है SH2, और इसके साथ जुड़ा हुआ है SH3 जो बाइंड करता है SOS से। ये सेल सिग्नलिंग में डिटेल में पढ़ा है, वहां से आप देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे कोर्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट C वाले क्वेश्चन है जो हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में आए हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं। आपको कुछ भी समझ में ना आया हो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ लिख देता हूं फिर से, 9643992289। किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, गाइडेंस फ्री है, उसकी कोई फी नहीं है। देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, और हो सकता है काफी स्टूडेंट को ये समझ में भी ना आया हो, तो मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन कहता है आपका, इन वीवो इंटरैक्शन बिटवीन द फ्लैग टैग प्रोटीन P
and the chaperone H was examined by co-IP. देखो एक टेक्निक होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जिसे बोलते हैं co-IP, को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन या सिंपली इम्यूनोप्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। ये टेक्निक स्टडी की जाती है या परफॉर्म की जाती है टू चेक प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन। तो अगर आप जानना चाहते हो दो प्रोटीन आपस में इंटरैक्शन करते हैं या नहीं, उसके लिए वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक जो है वो आईपी है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लैब्स में होती है। इवन मैं भी इस टेक्निक को परफॉर्म करता हूं अपने एक्सपेरिमेंट्स में, तो अगर किसी को जानना हो तो वो मुझसे जान सकता है। तो इस को आईपी को परफॉर्म किया गया था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और कौन कौन से प्रोटीन लिए हैं को आईपी करने के लिए? एक लिया है फ्लैग टैग प्रोटीन पी प्रोटीन है, उसके साथ एक फ्लैग टैग लगा हुआ है। फ्लैग टैग का मतलब है, फ्लैग मतलब FLAG सिंगल लेटर कोड अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस है फ्लैग, वो लगा रखा है पी के साथ। दूसरा प्रोटीन लिया गया है शेपरॉन H प्रोटीन, ठीक है। आगे बोलता है द को शेपरॉन A वाज इंक्लूडेड, ये कहता है एक और प्रोटीन इंक्लूड करा है इन्होंने इसमें, वो है को शेपरॉन A, यानी 3 प्रोटीन है, फ्लैग टैग P, H और A, ठीक है। आगे कहता है देन इंक्लूडेड एंड को आईपी वाज परफॉर्म इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइक्लोहेक्सिमाइड। साइक्लोहेक्सिमाइड एक प्रकार का ड्रग है, उस ड्रग के प्रेजेंस और एब्सेंस में चेक किया जा रहा है कि क्या रिजल्ट आए। अब रिजल्ट इसने सामने दिखाए हैं, तो देखो मैं रिजल्ट आपको दिखा देता हूं, यहां थोड़ा जूम करके दिखाता हूं मैं आपको रिजल्ट्स को, ताकि आप समझ पाओ। देखो, देख पा रहे हो? तो देखो ये रिजल्ट है, मैं रिजल्ट समझा देता हूं क्या हो रहा है। देखो किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम एक कंट्रोल तो जरूर लेते हैं। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हमने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें हमने किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, ये अनडिस्टर्ब्ड है, उसे बोलते हैं कंट्रोल। दूसरा होता है हमारा सैंपल या टेस्ट, सैंपल या टेस्ट जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया है। तो पहले मैं कंट्रोल दिखाता हूं आपको और उससे मैच करता हूं। देखो ऊपर आप देख रहे हैं एक बॉक्स बन रहा है और वहां लिख रहा है प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब है प्रोटीन एब्सेंट है, प्लस का मतलब है प्रोटीन प्रेजेंट है। और अलग अलग लेन्स है, यानी दिस इज द लेन 1, लेन 2, लेन 3, लेन 4 और लेन 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले मैं कंट्रोल दिखाता हूं। देखो कंट्रोल में आप देख रहे हो कि लेन 1 में फ्लैग प्रोटीन नेगेटिव है, मतलब एब्सेंट है, तो आप देखोगे यहां पर भी फ्लैग प्रोटीन एब्सेंट है, ठीक है। यानी पहली लेन में जो सैंपल था उसमें फ्लैग प्रोटीन नहीं डाला था। क्या डाला था? उसमें डाला था प्रोटीन H और प्रोटीन A। कंट्रोल में भी आप देखो प्रोटीन H और प्रोटीन A नजर आ रहा है। तो जो कंट्रोल है और जो ऊपर के जो प्लस माइनस के बॉक्स है वो सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो बता रहा है कि हाँ ये अनडिस्टर्ब है, हमने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी। नीचे आप देख रहे हैं ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन एक प्रकार का कंट्रोल है, कंट्रोल प्रोटीन है, इंटरनल कंट्रोल है ये। इसका मतलब होता है हाउस कीपिंग प्रोटीन हमने कोई लिया है सेल में, जो बताता है कि हाँ भाई आपका जो सेल है वो वाकई में एग्जिस्ट करता है, आपने कोई गलत एक्सपेरिमेंट नहीं करा है या कुछ गलत चीज नहीं की है या झूठ नहीं बोला है सिंपली। तो ट्यूब्यूलिन तो सब में पॉजिटिव आएगा। अगली लेन देखो, फ्लैग प्रोटीन प्रेजेंट है। तो फ्लैग प्रोटीन प्रेजेंट है तो यहां पर भी आपका बैंड दिख रहा है उसका। शेपरॉन H एब्सेंट है तो यहां प्रोटीन नहीं है। शेपरॉन A प्रेजेंट है तो यहां पे बैंड है। इसी प्रकार थर्ड लेन में फ्लैग है, P प्रोटीन है, H है, यहां पर भी आपको दोनों दिख रहे हैं। उसी प्रकार फोर्थ लेन में P प्रोटीन है, H है और A है, यहां पर भी आपको तीनों दिख रहे हैं बैंड। उसी प्रकार पांचवी लेन में सारे के सारे प्रेजेंट है, PB, HB, AB और साइक्लोहेक्सिमाइड भी, यानी साइक्लोहेक्सिमाइड 5वें सैंपल में डाला इन लोगों ने। तो देखो यहां पे तीनों के तीनों प्रेजेंट है। साइक्लोहेक्सिमाइड एक ड्रग है, कोई प्रोटीन नहीं है, तो उसका कोई बैंड नहीं है। अब यहां पे एक्सपेरिमेंट को जरा ध्यान से देखो। अब यहां पे मेन बात एक्सपेरिमेंट की आती है। देखो आईपी,
आईपी का मतलब है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं दो प्रोटीन आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं कि नहीं। तो देखो पहली लेन में आपने डाला था H और A डाला था, लेकिन यहां देखो ना तो आपको H नजर आ रहा ना ही आपको A नजर आ रहा। इसका मतलब क्या है, H और A में इंटरेक्शन नहीं हो रही, ठीक है, इसका मतलब ये है। प्लस यहां पे आपने फ्लैग प्रोटीन भी नहीं डाला है, क्योंकि आप जो आईपी कर रहे हो वो फ्लैग से कर रहे हो। तो यहां पे आपने फ्लैग प्रोटीन डाला ही नहीं है, तो आप पता भी नहीं कर सकते कि H और A इंटरेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि आपने जो एंटीबॉडी यूज करा है वो फ्लैग प्रोटीन का किया है, ठीक है। अगली लेन में देखो, आपने अगली लेन में फ्लैग डाला है पी प्रोटीन का, यानी पी डाला है और डाला है ए। यहां पे आप देख रहे हो बैंड आ रहा है पी में, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इंटरेक्शन इनमें हो रही है, इंटरेक्शन इनमें हो सकती है, ऐसा ये बताना चाह रहा है कि पी प्रोटीन आपका आया है। लेकिन यहां पे आपने फ्लैग से भी बाइंडिंग करवाया एंटीबॉडी को, तो 100% हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इंटरेक्शन दोनों में हो रही है, बट हाँ थोड़ा बहुत अंदाजा यहाँ लग सकता है। लेकिन आगे चलते हैं। आगे आपने क्या किया है, फ्लैग पी डाला है और एच डाला है। पी और एच में आप देखो फ्लैग में भी बैंड आ रहा है और एच में भी आ रहा है, जिसका मतलब है कि इन दोनों में इंटरेक्शन हो रही है, दोनों प्रेजेंट है। फोर्थ में देखो पी डाला है, एच डाला है, ए डाला है, तीनों के तीनों नजर आ रहे हैं आपको, इसका मतलब भी यह है कि यहां इंटरेक्शन हो रही है। लेकिन यहां पे आप देखो, यहां पे एक एक्स्ट्रा प्रोटीन भी है ए, ठीक है। फिफ्थ वाले में आप देखो सारे डाले थे, पी भी डाला था, एच भी डाला था, ए भी डाला था, साइक्लोहेक्सिमाइड भी डाला था, बट सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लैग नजर आ रहा है, ना एच आ रहा नजर, ना ए आ रहा। इसका यह मतलब है कि जो साइक्लोहेक्सिमाइड था उसने एच और ए की जो इंटरेक्शन हो रही थी उसे डिस्टर्ब कर दिया। क्योंकि फोर्थ लेन में आप देखोगे, अगर ध्यान से दोबारा दिखाता हूं, फोर्थ लेन में आप देखोगे तो साइक्लोहेक्सिमाइड एब्सेंट था, और जब साइक्लोहेक्सिमाइड एब्सेंट था तो तीनों इंटरेक्शन कर रहे थे। लेकिन फिफ्थ लेन में साइक्लोहेक्सिमाइड नहीं डाला तो देखो दो गायब हो गए। इसका मतलब साइक्लोहेक्सिमाइड कहीं ना कहीं इंटरेक्शन के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, निकल के आ रहा है यहां पे कुछ ना कुछ मतलब। अब आ जाओ आंसर पे। अब आपसे पूछता है ये, which of the following interpretation from these experiment is incorrect? ठीक है, इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन बताओ कौन सी हो सकती है। तो देखो इसमें से आपको इनकरेक्ट बतानी है। तो देखो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, प्रोटीन पी इंटरैक्ट विद द एच एंड द कोशैपेरॉन ए। प्रोटीन पी इंटरेक्शन करता है एच और ए से। अब जरा देखो चौथी लेन में मैंने बताया था तीनों बैंड आ रहे हैं, तो तीनों बैंड का मतलब तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, जब ये तीनों आए हैं वेस्टर्न ब्लॉट में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। सेकंड, chaperone H interacts only with the newly synthesized P प्रोटीन। ये कह रहा है chaperone H जो है इंटरैक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ P के साथ। तो अगर आप देखो यहां पे, थोड़ा मैं इसको सेंटर में ले आता हूं, इसे थोड़ा मिटा देता हूं मैं ताकि आप देख पाओ। chaperone H इंटरैक्ट विद, किसका नाम लिया इसने, आई थिंक पी का लिया है, सॉरी हाँ पी का। chaperone H इंटरैक्ट ओनली विद द पी, न्यूली इंटरेक्शन, न्यूली आपका जो है। तो देखो आप ये जो तीसरी लेन है, तीसरी, इसमें देखो P और H का बैंड आ रहा है। तो P और H के बैंड का आने का मतलब है इन दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये बिल्कुल रिजल्ट को कंपैटिबिलिटी रिजल्ट के साथ ये शो कर रही है स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड कहती है द इंटरेक्शन बिटवीन chaperone A एंड P इज इंडिपेंडेंट ऑफ H। यानी इंटरेक्शन बिटवीन A और P जो हो रही है उसमें H का कोई रोल नहीं है, बिना H के हो रही है। अगर ऐसा होता तो आप जरा यहां देखो लेन में, मैं आपको दिखाता हूं क्या कह रहा है। इंटरेक्शन बिटवीन chaperone A एंड P इज इंडिपेंडेंट ऑफ H। A और P कहां डाला था हमने, A और P हमने डाला था यहां पे सेकंड लेन में। तो A और P आपने अगर डाला है तो बैंड सिर्फ P का आ रहा है,
ए का नहीं आ रहा। अगर यहां पे इंटरेक्शन इनकी होती तो यहां ए का भी बैंड आता, बट यहां ए का बैंड नहीं आ रहा, तो इनकी इंटरेक्शन एच के इंडिपेंडेंट नहीं है, इनकी इंटरेक्शन एच के डिपेंड है। समझ रहे हो? दोबारा बोलता हूं, सेकंड लेन में हमने पी प्रोटीन डाला था और ए डाला था, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट में हमें सिर्फ पी प्रोटीन का बैंड नजर आया, ए का नहीं आया, तो इंटरेक्शन इनमें नहीं हो रहा है, वरना ए का भी आता। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। फोर्थ देखो, इंटरेक्शन बिटवीन शेपरॉन एच एंड पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेपरॉन ए। ये कहता है इंटरेक्शन बिटवीन एच एंड पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो देखो एच एंड पी, थर्ड लेन में हमने एच और पी डाला था, इनके वेस्टर्न ब्लॉट में दोनों के ही बैंड आ रहे हैं, दोनों के बैंड आ रहे हैं इसमें। तो दोनों के बैंड का मतलब क्या है? दोनों इंटरेक्शन कर रहे हैं, और ए हमने इसमें नहीं डाला था, तो बिना ए के ये इंटरेक्शन कर रहे हैं एच और पी, जबकि ए और पी आपका इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं बिना एच के। फोर्थ लेन में आप देखोगे हमने तीनों डाले थे, एच भी डाला था, तो ए और पी में इंटरेक्शन हो रहा था। तो ए और पी का इंटरेक्शन एच पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। आप समझ रहे? तो ये क्वेश्चन डिटेल में समझाया मैंने एकदम। अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, ऐप पर, कहीं पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, चलते हैं हम अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ।